अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। कुछ क्लासेस से पहले हो चुकी हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और टॉपिक जो आज हमें करना है वो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और मैंने बोला था कि इसके अंदर हमें बेसिकली जो डिस्कशन करना है ना वो करना है उन चीजों को लेके कि अगर मान लीजिए मेरे पास पहले एक प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट कैसा, मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसके पार्टिकल्स को ऐसे ब्लू कलर का पार्टिकल बना देता हूं, लाइक ए वाटर है। दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, या सिर्फ सॉल्वेंट कहूंगा तो भी बात हुई, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट कहता हूं तो भी ये प्योर ही माना जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, और एक सॉल्यूशन होता है जब इसी सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ चीजें मिला देते हैं। इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, लाइक पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी थोड़ी सी, इस प्रकार। तो ये चीनी के पार्टिकल हो गए रेड कलर के। तो ये जो चीजें नीचे चीज बनी हुई है ये है हमारा सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, विच कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें होती है। तो ऐसा होता है कि जब एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ जाता है ना तो उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है। लाइक लास्ट क्लास में हमने सीखा था वेपर प्रेशर में बदलाव आता है। इसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस। रीजन आपको पता है, इसमें वेपर ज्यादा बनती है, इसमें वेपर बनना तो चाहती है, सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होता है, आपको बताया गया था। शुगर नहीं वेपराइज होता, वाटर वेपराइज होगा, लेकिन वाटर को वेपराइज होने से शुगर के पार्टिकल रोकते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम रहता है भाई। तो आपने पढ़ी थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, पहली चीज जो पढ़ी आपने वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी चीज आपने पढ़ी जो अभी हमें आज पढ़नी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी चीज जो हमें पढ़नी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स हम लास्ट क्लास में ना बस एक चीज तो पढ़ चुके हैं, दैट इसके अगर एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाल दिया जाएगा ना तो उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाएगी, वो लोअर हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये टॉपिक हम डन कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज हमें पढ़ना है दोबारा से, टॉपिक वही रहेगा कि एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के आ जाने से, एक पानी के अंदर शुगर के आ जाने से कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आते हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। आज हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर बात करने वाले हैं, उससे अगली क्लास में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो हमारा एक टॉपिक हुआ है वो बचा हुआ है उसको करेंगे। तो ये मान लीजिए 2 क्लासेस और लगेंगी और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद 2 क्लासेस और लगेंगी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 क्लासेस चैप्टर हो जाए आज की क्लास को मिला के, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने कहा था कि एट द एंड जब प्रॉपर्टीज सारी डिस्कशन में डिस्कस हो जाएंगी तब इनके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो मैं डिस्कशन में लेके आता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। डिटेल में आज हम पढ़ेंगे वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा टॉपिक अगर यहां लिखता हूं, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 2 टॉपिक में साथ साथ चलाऊंगा क्योंकि ये 2 टॉपिक बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। थोड़ा हो सकता है 2 टॉपिक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा टॉपिक को क्लियर करने में, लेकिन एट द एंड हम 2 टॉपिक कवर कर जाएंगे एक साथ। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो मुद्दा फिर से वही है भाई, एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाल दिया गया है। सो ये मैं बना रहा हूं बोर्ड पे पहले सॉल्वेंट, इस तरीके से यहां पर पहले हम बना देते हैं सॉल्वेंट। दिस इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं हमने जैसा कि पढ़ा था बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ब्लू कलर के पार्टिकल्स हम बनाएंगे भाई। ये एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने चूज करी है, आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं। ओके, दीज पार्टिकल्स आर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जो होता है वो किस नेचर का होता है, वोलेटाइल नेचर। मैंने बताया था कि सॉल्वेंट को मैं पूरे चैप्टर में 1 से डिनोट करूंगा, 1 कंपोनेंट से, एंड सॉल्यूट बाद में आता है उसको सेकंड कंपोनेंट से डिनोट करेंगे। और दूसरा कंटेनर मैं बनाता हूं वो कुछ इसी तरह का कंटेनर है,
बस उसके अंदर हमने एक बदलाव कर दिया कि मैंने इन्हीं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स को भी डाल दिया। तो ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, मैं बना देता हूं। ये हैं हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, लाइक मैंने पानी के अंदर चीनी को मिला दिया। तो ये कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स आगे आपको दिख रहे होंगे रेड कलर से। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर ऑफ सॉल्यूट एंड ये इनका जो नेचर होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल नेचर। और जो ये चीज हमने बनाई है बोर्ड पे भी, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये चीज है, ये सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सोलवेंट और सॉल्यूशन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताने से या बॉइलिंग टेम्परेचर बताने से पहले हमें एग्जैक्टली बॉइलिंग टेम्परेचर की या बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ बहुत बार कर चुका हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं किसे, 11th क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया था। देखिए कोई भी चीज बॉइल कब होती है, तो ये हमारा लिक्विड है और ये हमारे पास सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स है इस तरीके से। तो ऊपर से कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लिक्विड पे लगता है, तो आप बोलते हैं 180 या इसी वैल्यू को अगर बार में लिखा जाए तो 1.013 बार, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि बार में इतना और एटीएम में इतना, ठीक है। तो इतना प्रेशर ऊपर से हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है किसी भी चीज के ऊपर। तो इन पार्टिकल्स को अगर वेपराइज होना है तो इनको भी ऊपर की तरफ कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक्जैक्टली 180 या फिर 1.013 बार। जब तक ये इतना प्रेशर नहीं लगाएंगे ना ऊपर की तरफ, तब तक ये वेपराइज नहीं हो सकते सरफेस से। तो होता क्या है ना, जैसे कि वाटर का केस ले तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है ना सिर्फ 0.3 एटीएम का ही प्रेशर ऊपर की तरफ लगा पाता है, ओनली 0.3 एटीएम। मैं टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस करता हूं, इसका प्रेशर हो जाता है 0.4 एटीएम। इसे मैं एग्जांपल पर्पस के लिए ले रहा हूं, वैल्यूज में भी डिफरेंट, ठीक है। उसी के साथ मैंने जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस किया, दिस विल बी 0.5 एटीएम एंड जैसे मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको 90 डिग्री सेल्सियस लाया, ये हो गया 0.9 एटीएम। ऊपर से दबाव 1 एटीएम का, नीचे से 0.9 एटीएम का, नहीं बनेगी बात, वेपराइज नहीं हो पाएगा 90 डिग्री सेल्सियस तक भी। 98 डिग्री सेल्सियस हो गया तो दिस वैल्यू विल बिकम 0.98 एटीएम, वो ऊपर वाली 0.90 एटीएम है। 99 डिग्री सेल्सियस हो गया, दिस विल बी बिकम 0.99 एटीएम। अभी भी वेपराइज नहीं होगा, ऊपर से 1 एटीएम का दबाव, नीचे से सिर्फ 0.91 एटीएम का। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से वो कह रहे हैं पार्टिकल्स के पास कैरेटी है 30 डिग्री सेल्सियस का, पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी थी कि वो ऊपर की तरफ 0.3 एटीएम का दबाव लगा पा रहे थे, प्रेशर लगा पा रहे थे। अब बढ़ते बढ़ते 0.99 एटीएम का दबाव लगा और 100 डिग्री सेल्सियस होते ही इनका दबाव बन गया 1 एटीएम एंड नाउ दे आर अब ये इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि अभी वेपराइज हो सकते हैं। सो एट दैट पॉइंट जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो वेपराइज होने की कगार पे है एक तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स एक्सर्टिंग प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा लिक्विड जिस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड कितना प्रेशर लगाने लग जाए, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम बोलते हैं उसका क्या आ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया। सबका अलग होता है, कोई और लिक्विड है क्या बताऊं 30 डिग्री सेल्सियस पर ही बहुत ज्यादा 0.9 एटीएम का प्रेशर लगा रहा हो, तो थोड़ी देर बाद ही 1 एटीएम लगाएगा और वेपराइज हो जाएगा। सो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाने लग जाता है, उसको हम बोल देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग टेम्परेचर की डिफाइन हमें लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी, आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स एक्सर्टिंग प्रेशर इक्वल टू atmospheric pressure is called बॉइलिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे भाई। तो ऊपर जब ये 1.013 बार का प्रेशर लगाएंगे, 1 एटीएम का प्रेशर लगाएंगे, तब हम बोलेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब जरा लॉजिकली आप सोच के देखिए, लास्ट क्लास आपने क्या पढ़ा है भाई, ये लिक्विड के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वेपराइज होंगे और वेपराइज होके ये भाई वाटर को, अगर ये मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये वाटर है, सपोज वी कैन से दैट इट इज अ वाटर। अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाटर है, तो आप सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर की तरफ 1 एटीएम का दबाव लगाने लग जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ऊपर की तरफ कितना दबाव लगाने लग जाता है, 1 एटीएम, मतलब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या लगता है कि वाटर के अंदर अगर शुगर के पार्टिकल्स आ जाएं, तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर
उतना ही प्रेशर यानी 1 atm का प्रेशर लगा पाएगा। तो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि सॉल्यूट के आ जाने से ना वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो हमारे पार्टिकल्स है ना जो ऊपर जाके वेपर प्रेशर लगाते हैं, इन पार्टिकल्स को अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, रोकने लगते हैं। ये ज्यादा तो चाहते हैं ऊपर, लेकिन ये वाले पार्टिकल कुछ हद तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते जितना इसमें कर पाते हैं। मान लीजिए दोनों में 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इसके 100 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल ज्यादा इजीली प्रेशर लगा पा रहे हैं, इसमें उतना नहीं लगा पा रहे। रीजन क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, वो सॉल्वेंट को वेपराइज होने से रोकते हैं। इस वजह से इस केस में 100 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रेशर 1 atm नहीं बन पाता। 100 पे आके ये तो अपना 1 atm लगाने लग जाएगा ऊपर की तरफ, बट ये उसी 100 पे 1 atm नहीं लगा सकते। ये टॉपिक हमने एक्चुअली में लास्ट क्लास में पढ़ लिया है कि भाई इन दोनों के वेपर प्रेशर को अगर कंपेयर करें सेम टेम्परेचर पे, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसका कम होगा, बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उतना वेपर प्रेशर नहीं लगा पाते। तो ये क्या करता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो 0.97 atm का ही लगा पा रहा है प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों भाई? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने कुछ प्रेशर को खत्म कर दिया भाई, उसको लगाने नहीं दे रहे थे। तो मुझे क्या 100 पे बॉइलिंग मिल पाएगी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर तो 1 atm का है भाई, तो मुझे इसको बॉईल करने के लिए थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 101 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, फिर 102 करता हूँ, फिर 103 करता हूँ। कहीं जाके ये एक एग्जाम्पल है, वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं जाती है, तो कहीं जाके मैंने 103 डिग्री सेल्सियस करा और तब जाके इसने ऊपर की तरफ 1 atm दबाव लगाना शुरू करा और ये भी वेपराइज होने लग गया। लेकिन जितने पे इसने 1 atm लगाया उतने पे वो 1 atm नहीं लगा पा रहा था। तो ये बॉईल हो गया 100 पे, लेकिन ये 100 पे बॉईल नहीं हो पाया, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर लगाने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये लगा देगा जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस, बट ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं लगा पाएगा, बिकॉज सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको प्रेशर लगाने से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब तो इनके अंदर एनर्जी आएगी और वो भी जाके 1 atm लगाने लगेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ जाता है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बड़ा लॉजिकल है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का कारण क्या है कि उसके वेपर्स इतनी जल्दी नहीं बन पाते, जिसकी वजह से उसको प्रेशर लगाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है। तो मुद्दा ये है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के आ जाने से किन किन चीजों में बदलाव आने वाला है। तो टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मतलब कि अगर ये 100 पे बॉइल हो जा रहा है ना, अगर ये 100 पे 1 atm लगा पा रहा है, तो ये 100 पे नहीं लगा पाएगा। ये 1 atm थोड़ा 103, 104, 102 पे, 101 पे कुछ ज्यादा पे ही लगा पाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट आया था भाई, कितना ज्यादा बढ़ेगा भाई, है ना। तो ये वाली बात समझ में आई कि जब कभी भी एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाएगा, और यही साइडिंग का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली लिख सकते हैं दैट when some solute is added to the solvent, the solute particles restrict the solvent particle to get vaporized, and due to which the boiling point increases. तो लिख सकते हैं boiling point of solution is found to be higher than solvent, since in solution solute particles restrict the solvent particles to exert pressure, and hence boiling point achieved at higher temperature in solution. ठीक है, इस तरीके से भाई तो आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी हायर देन सॉल्वेंट। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे ज्यादा ही मिलेगा, सिंस इन सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल रिस्ट्रिक्ट द सॉल्वेंट पार्टिकल टू एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूट के पार्टिकल एक्सर्ट प्रेशर लगाने से रोकते हैं, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट अचीव्ड एट हायर टेम्परेचर इन सॉल्यूशन। तो उसको ज्यादा टेम्परेचर लगता है उसी को अचीव करने में, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने में। तो मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ जो इसमें यूज होने वाली। तो एक बात तो समझ आ गई सर, इससे ना एलिवेशन आया था बॉइलिंग पॉइंट में, कितने एलिवेशन आता है वो सब अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक का मीनिंग क्लियर हुआ जब सर एलिवेशन आया था। मैं उसी तरीके से एक बार फ्रीजिंग पॉइंट में चलाया था कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आता है। अच्छा, इसकी बात एक बार कर लेते हैं, फिर से मैं एक बार एक चीज और बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, दूसरे बर्तन के अंदर पानी के अंदर बहुत सारी आपने चीनी डाल दी है, चाशनी है। एक बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं, एक बर्तन में आप चाशनी गर्म कर रहे हैं,
तो दोनों को ढक दीजिए। तो किस केस में प्रेशर जो है ना उस प्लेट के ऊपर जिससे आपने ढका हुआ है ज्यादा लगेगा? तो आप पाएंगे जो पानी वाली प्लेट है ना थोड़ा सा ऐसे डगमगा रही है, उस पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिसमें चाशनी है ना उसकी प्लेट को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लग पा रहा। रीजन क्या है ना कि चाशनी वाली प्लेट, चाशनी वाला जो कंटेनर है ना उसके अंदर पानी के अंदर चीनी डाल दी है, जिसकी वजह से चीनी के पार्टिकल्स वेपर्स को, जो लिक्विड की वेपर्स है ना, वाटर की वेपर्स है, उनको उतना प्रेशर लगाने नहीं दे रही है। सेम टेम्परेचर, दोनों सेम गैस पर की गई है, तो इसके अंदर वाटर के अंदर वेपर्स बहुत इजीली बन रही हैं, लेकिन जिस वाटर में चीनी को डाल दिया गया ना उसमें वाटर इतना इजीली वेपराइज नहीं हो पा रहा, तो प्रेशर भी कंटेनर के ऊपर नहीं लगा पाएगा। तो ये फिनोमिना आप करके देख लीजिए, घर में आप खाते भी हैं, जिन चीजों के अंदर, जिन प्योर चीजों में कुछ मिला दिया जाता है ना वो फिर उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाती। तो एलिवेशन आया था बॉइलिंग पॉइंट में, ये श्योर है, ये बात हमें समझ में आती है भाई यहां से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात तो मैं डिप्रेशन वाले पॉइंट पे चला जाता हूं, फिर बात करेंगे उसको फिर से आगे कि इधर क्या होता है। तो इधर फिर से वही कहानी शुरू करते हैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या है बताइए जरा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये मेरे पास एक और कंटेनर है जो कि सॉल्यूशन का कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों ही चीजें होंगी। ओके, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट है और बाकी काम है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। प्रेजेंटेशन कुछ वैसे ही रहने वाली है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट को अगर सोचेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट पे ना देखिए, जैसे कि मैं बात करूं कि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो लिक्विड और गैसियस स्पेस के बीच में इक्विलिब्रियम आता है, एक तरीके से उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है एक तरीके से। तो यहां पर लिक्विड और सॉलिड, मतलब कि लिक्विड चीज ना सॉलिड बनने वाली है, यहां पर कोई लिक्विड चीज क्या बनने वाली है? सॉलिड। जब वो लिक्विड सॉलिड बन जाएगी, या हम इसको दूसरी टर्म से बात करते हैं कि जब लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, जैसे कि वहां पर क्या था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर से लगने वाले गैस के वेपर प्रेशर के, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। उसी तरीके से एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर, देखिए अपना वेपर प्रेशर, लिक्विड का अपना प्रेशर है, अगर ध्यान से आप देखें तो ये कुछ प्रेशर लगाती है, सॉलिड उतना प्रेशर नहीं लगा पाता अपने आसपास की चीजों पे। सॉलिड यहां पर रखा गया है तो क्या ये आसपास उतना प्रेशर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा ना। लिक्विड के पार्टिकल्स उससे ज्यादा टेंड करते हैं मूव करने के लिए, तो ये ज्यादा प्रेशर लगा सकती है। जब इनका प्रेशर रिस्ट्रिक्ट होके रुक रुक के, क्योंकि इकट्ठी होंगी, ये इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठ जाएंगी, तो जब इनका प्रेशर कम होते 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 होते, क्योंकि लिक्विड का जब वेपर प्रेशर कम होगा ना तभी वो क्या बनेगा? सॉलिड। देखिए लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो गैस बन रहा होता है, लिक्विड जब गैस बनने लगता है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, लिक्विड जब सॉलिड बनना चाहेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जब आपको लिक्विड को गैस बनाना होता है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा होता है। ध्यान से देखिए, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा होता है तब जाके गैस बन जाता है वो। जैसे जैसे लिक्विड के प्रेशर को बढ़ा बढ़ा के हम, देखिए जब आप इसको हीट कर रहे हैं ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका प्रेशर बढ़ता है। उसी तरीके से जब लिक्विड को आप फ्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जब सॉलिड आइस के बराबर हो जाएगा एक तरीके से, तो जितना ये प्रेशर लगाती है उतना ही प्रेशर उसका हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? सॉलिड। और उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट आप सब जानते हैं, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब जरा समझिएगा क्या हुआ, इसको फ्रीज करना आसान है या उसको फ्रीज करना आसान है? तो क्या लगता है ना, वाटर के बारे में सबको पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये फ्रीज होने लगा, मैं टेम्परेचर कम करता है इसका प्रेशर कम होने लगा, और ये इकट्ठे होते 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 ये 0 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूं 273.15 केल्विन, और सिंप्लिसिटी पर्पस वी कैन टेक इट एज 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पार्टिकल्स फ्रीज हो जाते हैं, क्लोज आके इनका प्रेशर सॉलिड आइस के बराबर हो जाता है, सॉलिड आइस के, और ये फ्रीज हो जाते हैं। अब बात को जरा ध्यान से समझना, क्या होता है ना कि जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं, पानी के अंदर चीनी डाल दी, अब सेम 0 डिग्री सेल्सियस मैंने करा, लेकिन ये फ्रीज नहीं हो पाता, उतना प्रॉपरली फ्रीज नहीं हो पाता। कैसे नहीं हो पाता? तो होता क्या है ना, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल, देखिए कोई भी सॉल्वेंट फ्रीज कब होगा? जब उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में मिनिमम दूरी बना लेंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो ये भी क्लोजली पैक्ड होना चाहते हैं, सब आते हैं क्लोजली पैक्ड होने के लिए, सब आते हैं। लेकिन जब ये आते हैं ना तो फिर से इनको ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, रेड वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनको पास आने से, बीच में रुक जाते हैं, बीच में यहां पर इनको पास आने से रोकते हैं। और अगर ये पास आके नहीं मिल पाएंगे ना तो ये इतनी जल्दी फ्रीज नहीं हो पाएंगे। फ्रीज होती है जब हम कोई टेम्परेचर कम करते जाते हैं। जब टेम्परेचर कम करते करते मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 8 आया,
5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 2 1 0, तब जाके सारे पार्टिकल्स क्लोज आके फ्रीज हो गए। इनको इधर बीच में रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब ये फ्रीज होने लगते हैं ना, पास आने लगते हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ना उसको पास आने से भी रोकते हैं। देखिए सोल्यूट के पार्टिकल ना उनको वेपराइज होने दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना ही उनको प्रॉपरली पैक्ड होने दे रहे हैं, तो भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। दोनों ही काम में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना तो बॉयल होने देते हैं प्रॉपरली, वेपर प्रेशर नहीं लगाने देते हैं, ना ही ये उसको फ्रीज होने देते हैं। तो इसको फ्रीज करने के लिए मुझे टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम लेके जाना पड़ता है। तो ये वाली चीज को अगर फ्रीज करना है ना प्रॉपरली, तो इसको ले जाने के लिए मुझे -2 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा, तब जाके ये फ्रीज इसको कर पाए। बिकॉज अंदर फिर से पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे थे। तो यहां पर बोला था कि व्हेन इन ए सॉल्वेंट सोल्यूट इज एडेड, द सोल्यूट पार्टिकल्स गेट रिस्ट्रिक्ट द सॉल्वेंट पार्टिकल टू कम क्लोजर। उनको पास आने से सोल्यूट के पार्टिकल रोकते हैं, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, वो -2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बचपन में ना या आप कभी भी कुछ करते हो उस तरह का, तो गर्मियों के दिनों में ना हम बहुत करते थे इस तरीके से कि आप क्या करते थे, फ्रीजर के अंदर ना आप बर्फ जमाते थे। ये फ्रीजर होता था, इसके अंदर एक तो बर्फ जमाई जाती थी सिंपल पानी लेके, ट्रे में जमाते थे, किसी बर्तन में जमाते थे, पानी लेते थे, प्योर वाटर आप लेते थे और फ्रीजर के अंदर आप रख देते थे। एक आप लेते थे, कुछ आप घर के अंदर ही कुछ आइसक्रीम टाइप का आप बनाते थे, कुछ आता था एक सेट पूरा, जिसमें आपको लिक्विड भर दीजिए, कुछ रसना टाइप का या कुछ आइसक्रीम बनाने के लिए हमारे पास लिक्विड्स आते थे, वो बना के आप रखते थे। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है सॉल्यूशन, जिसमें पानी और हमने आइसक्रीम जमाने के लिए कुछ रखा है, दूध के अंदर कुछ चीनी वगैरह मिला के हमने कुछ उसको रखा इस तरीके से। तो ये कैसा है, ये सॉल्यूशन है। तो ये दोनों फ्रीजर के अंदर रखे होते थे, सेम टेम्परेचर से कूल करने वाला है फ्रीजर इनको। जब आप दोनों को निकालते थे ना, तो मुझे बताइएगा कि ज्यादा टाइटली फ्रीज कौन होता था, ज्यादा क्लोजली पैक्ड कौन होता था? वो जो प्योर वाटर है, जो सिर्फ बर्फ है, जो पानी की बर्फ है, वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होती थी, या वो वाली बर्फ जो आपने जमाई है लाइक रसना, या आपने कुछ दूध के अंदर कुछ मीठा मिला के उसको फ्रीज किया है, कौन सा ज्यादा सॉलिड फ्रीज होता था? आप थोड़ा याद करिए, कभी आपने बचपन में ऐसा करा हो, तो जो आइस होती थी ना, वो बहुत ज्यादा, जो वाटर वाली आइस होती, बहुत ज्यादा सॉलिड होती थी, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते थे उसके पार्टिकल्स। रीजन ये है। और जो आपने दूध के अंदर या पानी के अंदर या रसना के अंदर कुछ भी जो मिलाया है ना, बाकी के सॉल्यूट पार्टिकल्स जो मिला के, वो उसको उतने प्रॉपरली फ्रीज नहीं होने देते, तो इनका फ्रीजिंग इतना अच्छा नहीं होता। इसको आप इजीली क्रैक करके या तोड़ के खा सकते थे, लेकिन इसको इतनी इजीली क्रैक के तोड़ नहीं सकते थे, आप फाइट नहीं कर सकते थे इसको इतनी इजीली। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका वर्क करता है इसी पे, डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट पे, कि इसका जो फ्रीजिंग है ना, इसके बराबर अगर इसको फ्रीज करना है तो मुझे और कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा इसको फ्रीज करने के लिए। तो ये हुआ सॉल्वेंट और ये हुआ हमारा क्या, सॉल्यूशन भाई। तो सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे तो मैं लिख देता हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution is found to be lower than freezing point of solvent, because solute particles in solution restrict the solvent particles to come closer, and hence solution freezes at lower temperature as compared to solvent। ये बात होगी भाई, ठीक है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान समझेंगे ना तो कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं है कि बहुत मुश्किल लगे आपको, ठीक है ना। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका। थ्योरेटिकल बातें थी ना, वो मैंने आपके साथ कर ली कि एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के आ जाने से, बहुत लॉजिकली समराइज कर रहे हैं सारी चीजों को, एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के आ जाने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। देखिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पहली चीज। अगर वेपर प्रेशर ही कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये
जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे 180 लगा पा रहा है, तो ये 100 पे 180 नहीं लगा पाएगा, बिकॉज इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो इसको 180 लगाने के लिए थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा आगे जाके मिलेगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाएगा। दूसरी चीज कि ये इजिली फ्रीज हो जाते हैं, इजिली पैक्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बट जब इसकी पैकिंग होने की बारी आती है ना, तो यहां पर जब ये पैक होना चाहते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा और कम मिलेगा। अगर ये 0 में फ्रीज हो रहा है तो ये माइनस में जाके फ्रीज होगा। तो इससे कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल भी है, अगर आपने सुना हो तो पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या होता है कि बर्फ जम जाती है रोडों पे। जब बर्फ गिर जाती है तो वो रोड ब्लॉक हो जाती है, रोड पे आना जाना बंद हो जाता है लोगों का। तो क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर रोड के ऊपर बर्फ जम गई है तो रीजन समझिए क्यों जमी है बर्फ। तो मान लेते हैं कि वहां का टेम्परेचर ना -5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस है। अब बर्फ जम गई है क्योंकि आसपास की जो वेपर्स थी वो सब कंडेंस हो गई है और यहाँ पर आइस की फॉर्म में गिरी हुई है। क्योंकि इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रो वेपर्स हैं या और काफी सारी वेपर्स हैं जिसकी वजह से आइस फ्रीज हो गई है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं कि वो -5 से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब मान लीजिए फ्रीज हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो जाती है। वहां का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल टेम्परेचर -5 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आके वाटर फ्रीज हो जाता है। तो आसपास की जितनी वेपर्स थी कंडेंस हुई और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आइस जो है बर्फ गिरना शुरू होगी, बर्फ जम गई भाई, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते के साथ ही तो बर्फ जम गई भाई। अब बर्फ जब तक जमी रहेगी, जब तक ये टेम्परेचर जब तक ये टेम्परेचर 0 से कम रहेगा तब तक ये बर्फ जमी रहेगी, रोड ब्लॉक हो जाएंगी। तो वहां क्या करते हैं ना, वहां पर इनके अंदर ना सोल्ट को फेंका जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को डाला जाता है इनके अंदर, इसके अंदर इन H2O के अंदर, इस वाटर के अंदर जो फ्रीज हो गया है, इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को छिड़कते हैं, सॉल्ट है ये। तो कैल्शियम क्लोराइड छिड़कने से क्या होता है, ये देखिए प्योर सोलवेंट है, जो पहले फ्रीज हो गया है ना वाटर की है प्योर सोलवेंट। इसका मान लेते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग -5 पे है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये फ्रीज हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा ना, मैंने इसमें कैल्शियम क्लोराइड को छिड़क दिया, मैंने उसमें अंदर कुछ सोल्ट डाल दिया, मैंने उसके अंदर कुछ सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट को डाल देने से आपको पता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब कि अब वो 0 पे फ्रीज नहीं होगा, थोड़ा और कम पे फ्रीज होगा। तो अगर मैं बहुत सारा सोल्यूट डाल दूं ना, अगर मैं सोल्यूट को बहुत ज्यादा डाल दूं, बहुत ज्यादा सोल्यूट डाल दूं, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसको पास आने से, और हो सकता है कि ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट था ये -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो बाहर की सराउंडिंग -5 पे है और इसका फ्रीजिंग यानी वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड का फ्रीजिंग -10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये फ्रीज होगा इतने पे, नहीं होगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा और रोड पे आना जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड छिड़कते हैं। मैंने आपसे मैं टॉपिक करा रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, तो मैंने बताया था कि आपके जो इंजन ऑयल होते हैं उनके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को डाला जाता है एज एंटी फ्रीजर। तो इंजन ऑयल मान लो ऐसा होता और उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं इंजन ऑयल का, ये इंजन ऑयल है मान लीजिए, अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इंजन ऑयल कहीं भी अगर -10 डिग्री सेल्सियस वाले इलाके में चले गए, या मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर -5 वाले में चले गए तो वहां पर जाके आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल फ्रीज हो जाएगा। इंजन ऑयल फ्रीज होकर गाड़ी नहीं चल पाएगी। अगर मान लीजिए आप चले गए ऐसे इलाके में जहां पर -5 से कम है, वहां पर टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस, तो आपका इंजन ऑयल होगा फ्रीज, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इन इंजन ऑयल के अंदर एज अ सॉल्यूट को डाला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल को डाला जाता है। जब इथाइलिन ग्लाइकोल को डाल देते हैं ना एज अ सॉल्यूट इसके अंदर, ये एंटी फ्रीजेंट का काम करता है, 35% इसको डाला जाता है। तो एंटी फ्रीजेंट का काम कैसे करता है, ये आ जाता है ना तो वो सोल्यूट जो इंजन ऑयल था ना वो अब उतना इजीली फ्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आ गए हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सॉल्यूट के पार्टिकल, इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया है भाई। अब ये ना इसके फ्रीजिंग पॉइंट को अगर ये पहले -5 पे फ्रीज होता ना, तो अब इसको कर देते हैं कि ये अब फ्रीज होगा -25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कम कर दिया, लोअर कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट को, -5 पे नहीं अभी -25 पे फ्रीज होगा, और कम करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए, लेकिन सराउंडिंग है -15 पे, इस वजह से ये फ्रीज नहीं हो पाएगा, मेल्ट नहीं रहेगा। तो बहुत सारे फिनोमिना डेली लाइफ के अंदर जिसमें हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को, फिनोमिना देखने को मिलते हैं। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, ये क्वेश्चन तो हम बाद में बनाएंगे इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। तो मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ कि हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। एक बार वीडियो देखिए कितनी बड़ी आपकी बन गई है। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अब बात करते हैं, वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दो टॉपिक्स के साथ निपटाएंगे पहले, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट को मैंने लिख दिया TB0, TB0, TB माने बॉइलिंग टेम्परेचर,
नॉट मानिए प्योर है, मैंने बोला नॉट इसलिए कि प्योर है, नॉट मतलब कुछ और नहीं है। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं। टीबी, इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने टीबी बोल दिया। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। भाई ध्यान से देखेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय टीबी, तो ये है हमारा टीबी नॉट। मान लेते हैं टीबी नॉट पे फ्रीज होता है और ये फ्रीज होता है हमारा टीबी पे, क्योंकि ये प्योर नहीं है इसलिए डाल दिया मैंने टीबी, दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट लगा लीजिए आप, बॉइलिंग पॉइंट में बात कर रहे हैं बार बार, तो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो मुझे बताइएगा कौन ज्यादा है, ये 100 पे बॉइल हो रहा है और 103 पे बॉइल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टीबी ज्यादा है। टीबी इज मोर देन टीबी नॉट, ऑब्वियस है। तो एलिवेशन कितने का आया मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तो पता लगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कि कितने का एलिवेशन आया, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में है टीबी माइनस टीबी नॉट। जब मैं टीबी में से टीबी नॉट को माइनस करता हूं, अगर ये 100 पे बॉइल हो जा रहा था और 103 पे बॉइल हो रहा है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट यानी 103 माइनस में 100, 3 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन आ गया भाई। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन जितने का आया ना उतने का चेंज है, तो उसको लिख देते हैं चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज जितना चेंज आया ना उतने का एलिवेशन है। ये 100 पे बॉइल होता है, 103 पे बॉइल हो रहा है, तो 3 का चेंज आया, 3 का ही एलिवेशन है। सो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी रिटन एज अ चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर एंड दिस विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द, देखिए जरूरी नहीं वाटर ही होगा हर बार, कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, ये बात समझ में आती है भाई। अब क्या हुआ ना, एक बहुत सिंपल सी बात है, ये एलिवेशन जो था ना इसका फॉर्मूला बनेगा भाई कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा मिला। तो एक सिंपल सी बात बताइए, ये ऐसा पाया गया कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, अगर सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा डाला है, ये 100 पे बॉइल हो रहा था, बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट डाला तो ये 100.1 पे बॉइल हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेंगे पार्टिकल। लेकिन अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा ऐड कर दूं मैं, अगर मैं सॉल्यूट को बहुत ज्यादा ऐड कर दूं तो ये उसको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और आगे जा सकता है। शायद वो 180 थोड़ा और जाके लगा 110 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक्चुअली में प्रैक्टिकली में इतना ज्यादा नहीं चेंज आता, लेकिन समझाने के लिए बात आपको समझाई जा रही है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट आएगा वो उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे पार्टिकल्स को वेपर प्रेशर लगाने में, और उतना ही आगे जाके उतने ही बड़े टेम्परेचर पे जाके वो 180 लगा पाएगा, यानी बॉइल हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हाइयर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, हाइयर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं लिख देता हूं दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution is directly proportional to the concentration of solute in solution, that is delta TB is directly proportional to the। अब यहां पर कंसंट्रेशन तो बहुत तरीके से दिखाई देती है सॉल्यूट की, कंसंट्रेशन दिखाने का तरीका मोल फ्रैक्शन भी है, कंसंट्रेशन दिखाने का तरीका मास परसेंटेज भी है, बहुत सारे तरीके पढ़े थे, मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था, बहुत सारे तरीके पढ़े थे। तो अब यहां पर जो लिया जाता है ना, इट इज मोलैलिटी। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मतलब कि हाइयर द मोलैलिटी मींस आप जानते हैं मोलैलिटी का मतलब होता है सॉल्यूट कितना है पर केजी पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, हाइयर द मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब हाइयर द सॉल्यूट, हाइयर द एलिवेशन। थोड़ा सा सॉल्यूट डालूंगा थोड़ा सा एलिवेशन आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई भाई, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा एलिवेशन। लेकिन सिर्फ बात यही खत्म नहीं हो जाती, इस बात में एक चीज और ऐड होती है कि डेल्टा टीबी बनता है KBM, ये बनता है फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को समझेंगे भाई बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, ध्यान समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्मूला। केबी क्या होता है ना यहाँ पर, तो केबी को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखा हूं कहीं आपको नीचे दिखे ना, केबी क्या होता है, तो केबी को बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बहुत सारे नाम है, 3 नाम है इसके। तो देखिए ये समझना है
एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ गया, या आ जाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो बहुत सारे नाम है ये देखिए। अभी है क्या, तो बात ये है भाई कि एक बात तो समझ में आ गई सर, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा ना उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। केबी कहां से आ गया, तो केबी कहां से आएगा वो जरा समझिएगा। अब क्या होता है ना, हर एक सॉल्वेंट का ना बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। भाई ये वाले का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें कुछ सोल्यूट डाला तो उसके अंदर कुछ चेंज आया। अब यहाँ पर कोई और सोल्यूट है, मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ही कुछ और है। मान लीजिए वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, बेंजीन एक्चुअली होता है 80 डिग्री सेल्सियस में। तो बेंजीन का एक्चुअली 80 डिग्री सेल्सियस है, तो भले ही मैं सोल्यूट मान लेते हैं, मैं केस लेके चलता हूँ कि वाटर यहाँ पर हमारा है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है, 2 चम्मच कोई सोल्यूट डाल दिया मैंने, मान लीजिए 2 चम्मच कोई सोल्यूट डाल दिया, तो उसमें एलिवेशन है 3 डिग्री सेल्सियस का, 100 पर 100 से वो हो गया 103। अब बेंजीन का ओरिजिनल 80 है, या मान लेते किसी सॉल्वेंट का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ही 30 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट ही 30 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी 2 चम्मच मैंने क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, तो क्या उसमें भी 3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आएगा? इतना ही बड़ा एलिवेशन आएगा? नहीं, हर एक सॉल्वेंट का ना वेपराइज होने का जो टेंडेंसी है ना, उसका इंटेंट जो है वेपराइज होने का अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी वेपराइज होता है, कोई बहुत देर में वेपराइज होता है, वाटर बहुत देर में वेपराइज होता है, बेंजीन थोड़ा इससे जल्दी वेपराइज होता है। तो हर एक को सोल्यूट के अमाउंट से ना अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। बात को समझना ध्यान से। मैंने बोला कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, और मान लेते हैं वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली। किसको ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, किसके बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? मैं बोलूं किसके बॉइलिंग पॉइंट पे कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास इंपैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा जिसका ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस था। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ही 30 डिग्री सेल्सियस है, बहुत इजीली वेपराइज हो पा रहा है, तो 2 चम्मच चीनी लेके उसमें डाल देंगे ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा एलिवेशन नहीं आएगा, बहुत बड़ा चेंज उसके टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में नहीं आएगा। लेकिन वाटर ना अपने आप ही एक ऐसा लिक्विड है जो इतनी इजीली वेपराइज नहीं होता, 2 चम्मच चीनी डाल देने से उसको और मदद मिलती है, वो और वेपराइज होने से रुकता है और एलिवेशन थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। तो मीन सॉल्वेंट का नेचर भी डिसाइड करेगा कि वो ज्यादा वेपराइज रखने की टेंडेंसी रखता है या कम रखने की टेंडेंसी रखता है। ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है तो सोल्यूट का सेम अमाउंट डालिए, उसमें कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहले से ही कम टेंडेंसी रखता है बॉयल होने की, अगर उसमें सोल्यूट डाल दे तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी भाई। तो सोल्यूट ये जो केबी है ना, इट डिपेंड्स ऑन, इट इज अ कांस्टेंट, it is a constant which depends on nature of solvent। हर सॉल्वेंट का अपना नेचर है भाई, किसी सॉल्वेंट का हाई टेंडेंसी टू वेपराइज का नेचर है, किसी का कम है भाई वेपराइज होने का नेचर। तो ये सॉल्वेंट का होता है, वाटर होगा तो वाटर का केबी देंगे आपको एग्जाम में, और अगर हमारा बेंजीन हुआ तो बेंजीन का केबी देंगे, कुछ और क्लोरोफॉर्म हुआ तो उसका केबी देंगे, कोई और लिक्विड हुआ तो उसका केबी देंगे भाई। तो हर एक सॉल्यूशन को सबका अगर एम भी सेम रख देना, मतलब कि मोलैरिटी 2 मोल पर केजी डाल दें, बेंजीन में भी और वाटर में भी। मैं एक बार क्या करता हूं कि इसमें वाटर लेता हूं, इधर वाटर लेता हूं, और साथ वाले में बेंजीन लेता हूं, इसमें भी मैं 2 मोल पर केजी सॉल्यूट डालता हूं, इसमें भी मैं 2 मोल पर केजी सॉल्यूट डालता हूं, दोनों में 2 मोल पर केजी सॉल्यूट डालता हूं। तो दोनों में जो एलिवेशन आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट का, इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों में जो एलिवेशन आए बॉइलिंग पॉइंट का सेम आए। रीजन क्या है भाई? तो रीजन ये है कि भाई वाटर का जो बिहेवियर है सॉल्वेंट का वो अलग है, बेंजीन का अलग है भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा 100 डिग्री सेल्सियस का 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे चेंज अलग मिल सकता है, इस पे चेंज अलग मिल सकता है। यूं नहीं कि ये 3 बढ़ा तो वो भी 3 ही बढ़ेगा, समझ बात, कि ये 3 बढ़ा तो वो भी 3 ही बढ़ेगा। ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पहले क्या थी, उसके हिसाब से ही चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, सो केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट भाई, हर सॉल्वेंट का अपना नेचर होगा। इस फॉर्मूले के अंदर ना एक चीज और ऐड होती है, वो वाली बात भी मैं भी आपको समझाता हूं, लेकिन एट लास्ट हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर इस बात पे आते हैं। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है ये, और इस फॉर्मूले के अंदर सारे पैरामीटर्स ना बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, this is Kb, that is Ebullioscopic constant or molar elevation constant, and it depends on the nature of solvent। जैसे solvent होगा उसके लिए constant की वैल्यू मिलेगी, इसको निकालना नहीं है आपको, ये वैल्यू हर बार आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। This m is the molality of solution, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूले को मैं भी थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख देता हूं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलर बात करते हैं इसके लिए, इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF0, ऐसा बोला जाएगा TF मतलब फ्रीजिंग,
पॉइंट, और नॉट मतलब प्योर था, तो वही चीज फिर से आ जाती है कि भाई जो TF नॉट है वो क्या है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और TF क्या है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मुझे बताइएगा कौन ज्यादा है, ये TF है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि ये जितने पे फ्रीज हो जाएगा ये उससे भी कम पे फ्रीज होगा, ये अगर 0 पे फ्रीज होगा तो वो -2 पे फ्रीज होगा, तो ये कम है और ये ज्यादा है। तो डिप्रेशन कितने का आया, अगर मैं बात करूंगा आपसे, इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, दैट डिप्रेशन कितने का आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिप्रेशन आया, तो डिप्रेशन निकालना है, चेंज निकालना है फिर से, तो इस बार बड़ी वाली वैल्यू TF नॉट है और माइनस में छोटी वाली वैल्यू करेंगे TF, उधर बड़ा था TB तो TB माइनस TB नॉट, इधर बड़ा है TF तो TF माइनस TF नॉट माइनस TF, ये 0 है वो -2 है, अगर चेंज निकालेंगे तो 0 माइनस में -2 आएगा, आंसर आ जाएगा 2 का चेंज है, 2 का डिप्रेशन है, 2 से गिरावट हुई उसकी, तो TF नॉट माइनस TF, बड़े वाला माइनस छोटे वाला, जितने का डिप्रेशन हुआ उतने का ही चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में, जैसे कि अभी लास्ट करा था, तो TF नॉट माइनस TF, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लाइक इसमें बनाई थी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली फिर से वही कहानी आती है भाई, जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे ना उतना ही ज्यादा लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे, अगर बहुत ज्यादा सोल्यूट डाल देंगे तो 0 की बजाय पहले -2 पे बॉयल हो रहा था, -2 पे फ्रीज हो रहा था, अगर सोल्यूट ज्यादा कर दूंगा तो -5 पे फ्रीज होगा और पीछे जाकर फ्रीज होगा, अगर इसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट डाल दूंगा तो -10 पे जाके फ्रीज होगा, तो हाइयर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन लोअर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ही पीछे जाके फ्रीज होगा, बिकॉज उतने ज्यादा पार्टिकल्स उनको पास आने से रोकेंगे। सो जो डेल्टा TF है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के अगेन, और फिर वही बात कि हर लिक्विड का फ्रीज होने का टेंडेंसी अलग अलग है, कोई बहुत जल्दी फ्रीज होता है, कोई बहुत देर में जाके फ्रीज होता है, और भी पीछे जाके फ्रीज होगा, और भी माइनस में जाके फ्रीज होगा, तो उसके अंदर सॉल्यूट का इंपैक्ट अलग पड़ेगा, इसके अंदर सॉल्यूट का इंपैक्ट अलग पड़ेगा, तो हर एक सॉल्वेंट का बिहेवियर टुवर्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए KF एक कांस्टेंट आता है जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भाई। सो यहां पर इसको बोलते हैं अपना क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी का नाम होता है हमारा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फॉर्मूला यही है हमारा भाई, ठीक है, इसमें फिर से हम भाई मोलैरिटी एंड दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि कितने से डिप्रेस होगा, डिपेंड ऑन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई कितना सॉल्यूट डाला है ना उस पर डिपेंड करता है कि कितना डिप्रेस होगा, और ऐसा नहीं कि हर एक में सॉल्यूट बराबर डालने से बराबर डिप्रेशन आता है, हर एक का केफ अलग अलग होता है, वाटर का केफ अलग है, बेंजीन का केफ अलग है, तो हर एक का नेचर अलग अलग है, तो इस अमाउंट से सब में अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा, तो नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कितना डिप्रेशन आने वाला है, तो 2 फैक्टर्स पे जाके डिपेंड करता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा, एक तो कितना सॉल्यूट डाला वो डिसाइड करेगा कितना डिप्रेशन आएगा, और एक हमारे सॉल्वेंट का क्या नेचर है वो डिसाइड करेगा कितना डिप्रेशन आएगा। सिमिलरली कितना एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये डिसाइड करता है कितना सॉल्यूट है वो डिसाइड करेगा, हाइयर द सॉल्यूट हाइयर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा एलिवेट कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और फिर सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है ना वो डिसाइड करेगा कि एलिवेशन बहुत ज्यादा आने वाला है या बहुत कम आने वाला है, ठीक है, ये बातें हो चुकी है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जिसमें ये थ्योरी पोर्शन है, इसका ये थ्योरी पोर्शन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, और ये इनके फॉर्मूलाज है, ये और ये आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं। फिर मैं इसके फॉर्मूले के अंदर एक छोटी सी चीज और ऐड करता हूं जो बाद में पता लगेगी इस कंसेप्ट के बाद, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए, तो ठीक है, ओके गाइस। तो अब मैं थोड़ा सा रब करता हूं क्योंकि इसके हमें न्यूमेरिकल बनाने हैं 1-2, ये क्लास अगर आज ली है इसकी तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली फिनिश करते हैं, ओके। सो मैं ये रब कर रहा हूं, ये थ्योरी पोर्शन सारा रब कर रहा हूं। अब क्या हुआ ना, जरा ध्यान समझिएगा, इधर मैं लिख देता हूं उसकी कहानी कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो है TF नॉट माइनस TF
first, and that change in freezing point is directly proportional to molality, and the change in freezing point is also depends on the nature of solvent. So the constant is introduced here, which is Kf. Okay, now come to the main point कि भाई क्या हुआ कि जब ये फॉर्मूला बना ना तो पहले ये फॉर्मूला ऐसे ही वर्किंग रहा. इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आए कुछ समय बाद, जब वेंटॉप नाम के साइंटिस्ट ने ना कुछ इसमें चेंजेस करे. उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले में ना एक कमी है, इस फॉर्मूले में एक कमी है. वो कमी उनको पता लग गई थी, और वो कमी क्या थी ना, उसको जरा एक बार आप ध्यान से समझना. वो टॉपिक तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो टॉपिक हमें करना एंडिंग में ही है, मैं आपको बताऊं. लेकिन उस टॉपिक का ना एक पोर्शन अभी करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो फॉर्मूला ना मैं एट द एंडिंग चेंज कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी. सर हमने पहले ये सीखा, अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं. तो वो फॉर्मूले को ना मैं एक तरीके से समझाता हूं, उसको डिटेल स्टडी हम एंड में करेंगे, लेकिन उसके बारे में समझ में काफी हद तक अभी आ जाएगा आपको. जैसे कि मुझे एक बात बताइएगा सोच समझ के. हमारे पास में दो तरह की चीजें होती हैं. एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स. इस फॉर्मूले को पूरा करने के बाद में हम क्वेश्चंस करते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अपनी आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होते. जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स C6H12O6, although there are some ionic character also. पचास रूल आपने पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं. C12H22O11 लाइक दिस, इस सारे के सारे हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. मैं बोल दूं C6H6 बेंजीन हो गया, या कुछ और ले लेते हैं C2H4 ले लेते हैं. दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैटेगरी में आते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बोला NaCl, मैंने बोला MgCl2, मैंने बोला AlCl3. ये सब कैसे हैं, चलिए दो ले लेते हैं. ये सब है इलेक्ट्रोलाइट्स. तो C6H12O6, C12H22O11. अब बात को ना बहुत ही ध्यान से समझना है, नहीं तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा. अब जरा समझिएगा हुआ क्या कि भाई मैंने क्या करा, मैंने लिया वाटर, इधर वाटर लिया, और ध्यान से आपको समझना है चीजों को. और यहां भी मैंने वाटर ही लिया, सेम अमाउंट में वाटर लिया. अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि जो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, KBM, M है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो देखिए अगर मुझे इसकी मोलैलिटी निकालनी सॉल्यूशन की, तो वाटर तो ये हो गया, ये तो सॉल्वेंट हो गया भाई. और इसके अंदर मैं जितना भी सॉल्यूट डालूंगा ना ऊपर से, जितना भी मैं सॉल्यूट डालूंगा ऊपर से, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एंड नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का मास है. और तो मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके लिखूं, तो डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा KB, ध्यान सुनिएगा KB, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला था ना, बस उसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके लिख दिया है. ठीक है, ओके. सो हुआ क्या, मैं बात करता हूं कि कुछ केस ऑब्जर्व हुआ वेंटॉप को. वेंटॉप ने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वाटर हैं, तो वाटर का जो पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों का जो TB नॉट होगा वो कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस. इसका भी TB नॉट मिला 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑल्दो बोथ आर वाटर, दोनों ही वाटर है. अब हमने क्या करा ना, इसके अंदर मैंने डाला 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज C6H12O6, और इसमें मैंने डाला 2 मोल NaCl. या मान लेते हैं मैंने 1 मोल इसमें ग्लूकोज लिया और 1 मोल मैंने इसमें NaCl लिया. बहुत ध्यान से आपको समझना है, 1 मोल ग्लूकोज लिया और इसमें 1 मोल NaCl मैंने डाला. अब हमने देखा कि भाई अगर हमने सॉल्यूट डाल दिया है तो यस बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आएगा, अब बन जाएगा सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को मैं टीवी से दिखाता हूं. तो इसका भी TB कुछ आएगा और इसका भी TB कुछ आएगा भाई, कुछ ना कुछ TB आने वाला है. अब मैंने क्या सोचा कि जब TB इनका कुछ ना कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ एलिवेशन भी आएगा बॉइलिंग पॉइंट में. भाई TB तो मुझे नहीं पता, मान लीजिए एलिवेशन निकालना होता है डेल्टा TB, तो डेल्टा TB कैसे निकलता है, KB, और ये फॉर्मूला हमारे पास है. अब जरा ध्यान से आपको चीजों को समझना है. KB किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे. तो मुझे बताना जरा, KB दोनों ही केसेस में सेम है,
के बी भाई इसका भी सेम होगा, उसका भी सेम होगा, के बी सेम होगा। मैं निकालने जा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भाई 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल NaCl अगर मैंने दोनों में डाला तो दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन तो आएगा, ये बात तो कंफर्म है कि दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, लेकिन देखते हैं दोनों में किसमें ज्यादा आएगा किसमें कम आएगा। तो मैंने कहा दोनों का ही सॉल्वेंट वाटर है तो के बी दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट या मैं बात करूं पूरी तरीके से अगर, तो ये देखिए मास अपॉन मोलर मास, या ऊपर वाली बात करिए के भी दोनों में सेम है, के भी दोनों का सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी 1 मोल उसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल उसमें भी 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम हो गया। मैं कह रहा हूं पानी का अमाउंट दोनों में सेम है, इसमें भी 5 किलो उसमें भी 5 किलो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम हुआ। अब मुझे बताना जरा, दोनों का के बी सेम, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम, वो भी 1 मोल सॉल्यूट वो भी 1 मोल सॉल्यूट, दोनों का मास ऑफ सॉल्वेंट सेम, सॉल्वेंट का मास भी सेम है भाई, सब कुछ सेम है। तो मुझे बताना एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट में सेम आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का एलिवेशन भी सेम आना चाहिए था, लेकिन हुआ पता है क्या कि ये जो था ना वाटर, जब ग्लूकोज मैंने डाला ना, मैं एग्जांपल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने वाटर को डाला तो ग्लूकोज को डाला तो ये 103 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हुआ, मान लीजिए 100 पे वाटर बॉइल हो रहा था, इसके डाल देने से थोड़ा बढ़ा के 103 पे जाके वो बॉइल होना शुरू हो गया, ऑब्वियसली बात है एलिवेशन आना है, तो 3 डिग्री सेल्सियस का इसमें एलिवेशन आ गया। लेकिन जब इसमें एलिवेशन कैलकुलेट करा ना तो पता लगा कि ये 106 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉइल हो पा रहा है, मतलब ये 6 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आ रहा है। दिमाग घूम जाएगा यहाँ पर आगे, क्योंकि फॉर्मूला जो पढ़ा ना हमने, फॉर्मूला पढ़ा कि भाई डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू में केबी और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो भाई बात ऐसी है, एलिवेशन डिपेंड करते हैं इन चीजों पे, दोनों का सॉल्वेंट सेम था तो केबी दोनों का सेम है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के मैंने दोनों के सेम लिए थे तो भाई ये भी सेम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी सेम है, तो फॉर्मूला तो कह रहा है ये सेम ये सेम ये सेम, तो एलिवेशन भी सेम आना चाहिए। फॉर्मूला इशारा कर रहा है कि दोनों में एलिवेशन सेम आना चाहिए था, क्योंकि दोनों पहले 100 पे बॉइल हो रहे थे ना, तो दोनों ही बातें 103 पे बॉइल हो जानी चाहिए थे, लेकिन ये तो 103 पे बॉइल हो गया, लेकिन इसने 106 तक का टाइम लिया, 106 डिग्री सेल्सियस जाके बॉइल हुआ। यहां जाके वेंटॉप को समझ में आया कि फॉर्मूले में कोई कमी रह गई है, फॉर्मूले में अभी भी कोई कमी रह गई है। तो फॉर्मूले में क्या कमी रही ना, वेंटॉप ने समझाया। वेंटॉप ने क्या कहा कि जब ये 1 मोल ग्लूकोज जाते हैं ना, तो ये 1 मोल ग्लूकोज, यानी 1 मोल ग्लूकोज का मतलब आप सब बच्चे जानते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज, इतने पार्टिकल्स ग्लूकोज के अंदर जाते हैं भाई, कितने 1 मोल पार्टिकल ग्लूकोज के, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज, इतने गए भाई, इतनों ने जाकर रिस्ट्रिक्शन लगाया और ये ऐसे ही रहा। लेकिन जब 1 मोल NaCl जाते हैं ना, तो NaCl का नेचर है कि वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में, Na प्लस और Cl माइनस आयन में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो एक NaCl, अगर एक पार्टिकल गया था ना एक NaCl का, तो वो अंदर जाके 2 बन गए, एक गया था लेकिन अंदर जाके 2 बन गए, बिकॉज वो पानी में जाकर डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, टूट गया तो एक पार्टिकल 2 बन गया, अगर 2 डालोगे तो 4 बन जाएंगे, और अगर 1 मोल NaCl डालोगे ना तो अंदर जाके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ना ब्रेक होके डबल हो जाएंगे। डबल होने का मतलब यहां पर पार्टिकल्स की संख्या हो जाएगी 12.046 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, या मैं कहूं 2 मोल पार्टिकल्स अंदर जाके हो जाएंगे। इसके पार्टिकल्स टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, इसलिए वो 1 मोल ही रहते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स अंदर जाके टूट जाते हैं, एक पार्टिकल 2 में स्प्लिट हो जाता है, इसकी वजह से इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या दुगनी है इसके कंपैरिजन में। ऑल्दो अमाउंट मैंने दोनों का सेम डाला, इसके भी मैंने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल डाले, इसके भी मैंने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स डाले, लेकिन ये उतने ही रहे अंदर जाके, लेकिन ये स्प्लिट होके 2 गुना हो गए। 2 गुना पार्टिकल्स अगर सॉल्यूट के हो जाएंगे तो दुगनी रिस्ट्रिक्शन पैदा करेंगे। अगर इसमें 100 पार्टिकल है ना, तो इसके अंदर 200 पार्टिकल होंगे, बिकॉज यहां पर भी 100 डाले, इसके 100 तो 100 ही रहे, इसके 100 200 बन गए, तो डबल पार्टिकल सॉल्यूट के हैं इसमें, इसके कंपैरिजन में, तो एलिवेशन भी डबल का आएगा। तो क्योंकि मोलैलिटी जितनी ज्यादा, देखिए आपको वही बात मैं कह रहा हूं फिर से कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा रिस्ट्रिक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। मोलैलिटी भले ही सेम है कि भाई इतने मोल पर केजी पे, इसका भी इतने मोल पर केजी पे, लेकिन पार्टिकल्स की संख्या इसमें ज्यादा है, तो रिस्ट्रिक्शन इसमें ज्यादा होगी बॉयल होने में। इस वजह से अगर डबल रिस्ट्रिक्शन है तो एलिवेशन भी थोड़ा और ज्यादा जाके मिलेगा, डबल पे ही मिलेगा, इस वजह से 106 में बॉयल हुआ। तो क्या कहा वेंटॉप ने, कहा कि फॉर्मूले में बदलाव कर दीजिए, बस फॉर्मूले को ना डेल्टा टीवी इज इक्वल टू कर दीजिए IKBM, और उन्होंने अपने इस फैक्टर को नाम दिया वेंट होप फैक्टर, उन्होंने इसको नाम दिया वेंट्स होप फैक्टर। दिस इज वेंट्स होप फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा। अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा, इसके क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। तो वेंट होप फैक्टर में उन्होंने क्या कहा कि जो भी चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो जितनी डालेंगे उतनी ही रहेगी। अगर 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगी, 2 मोल डालेंगे 2 मोल रहेगी, उतनी ही रहेगी। उन सबके लिए आई की वैल्यू बन ले लीजिए। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उन्होंने कहा
फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई टेकन एज 1, उनका आई सबका 1 ले लो। 1 लेने का मतलब आई को 1 रखोगे, वही फॉर्मूला बन जाएगा जो पहले बना था। लेकिन देखिए आंसर मुझे सही लाना था, तो देखिए अगर मैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाता तो इसका आंसर आ रहा 3 आ रहा था, क्योंकि केबी नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों में ही सेम था, तो इससे भी 3 आता, उससे भी 3 आता, 3 आंसर आता। लेकिन उसमें आंसर 6 होना चाहिए, टोटल उसमें एलिवेशन 6 का आना चाहिए। तो उसने कहा कि जिसके पार्टिकल्स अंदर जाके डबल हो जा रहे हैं उसमें एलिवेशन भी डबल आएगा। मींस अगर NaCl स्प्लिट 2 पार्टिकल्स में होता है, एक NaCl स्प्लिट 2 पार्टिकल में होता है, तो जितने भी पार्टिकल्स डालेंगे ना वो दुगने हो जाएंगे, इसके कंपैरिजन में वो दुगने हो जाएंगे। तो अगर इसका I 1 है ना तो उसका I 2 होगा। 2 कहने का मतलब एलिवेशन ऑटोमेटिकली 2 गुना हो जाएगा। सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स उन्होंने I को कैसे डिसाइड किया? उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर NaCl गया तो NaCl टूट के बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, और I की वैल्यू 2 ले लीजिए। तो 2 लेने से ना अगर I की वैल्यू 2 लूंगा तो इसकी कैलकुलेशन तो 3 आनी है, इसके लिए भी 3 आ रही थी, तो 3 आंसर इसका तो बन ही रहा था भाई। इसके लिए भी 3 आएगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 6। जैसे कि सपोज मैं बात करता हूं कि मैं इसी वाटर के अंदर जो मैंने वाटर लिया है ना, इसके अंदर मैं डालता हूं MgCl2, 1 मोल MgCl2, तो एलिवेशन इस बार थोड़ा और बड़ा आया। इस बार जो एलिवेशन आया ना डेल्टा टीबी, वो आया हमारा 9 डिग्री सेल्सियस। इसमें 3 डिग्री सेल्सियस में 6 डिग्री सेल्सियस में 9 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन। रीजन क्या? 1 MgCl2 जब अंदर जाता है ना सॉल्यूशन में, तो वो ब्रेकआउट होता है Mg2 प्लस, 1 Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस में। ध्यान से देख लीजिए, 1 Mg2 प्लस आई निकलेगा और 2 Cl माइनस निकलेंगे, टोटल 3 पार्टिकल निकलेंगे। तो ये 1 मोल गए थे, 1 ही मोल रहे अंदर, ये 1 मोल गए तो बन गए 2 मोल, तो 2 मोल पार्टिकल्स का रिस्ट्रिक्शन होगा, डबल हो जाएंगे पार्टिकल्स। इसका 1 मोल गया ना, 1 पार्टिकल जाता है MgCl2 का, 3 बन जाते हैं अंदर, 100 जाएंगे तो 300 बन जाएंगे, और 1 मोल जाएंगे तो 3 मोल बन जाएंगे, एक तरीके से पार्टिकल स्प्लिट आउट होके। तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, 3 गुना रिस्ट्रिक्शन पैदा होगी इसमें, इसके कंपैरिजन में। तो अगर इसमें 3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन है तो इसमें 3 गुना रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें 9 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन होगा। तो उन्होंने यही कहा कि अगर इसके पार्टिकल 3 गुना हो जाते हैं तो आई की वैल्यू 3 ले लो, बिकॉज एलिवेशन भी 3 गुना हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो आई की वैल्यू को ऐसे डिसाइड करा गया। अगर मैं AlCl3 डालता तो AlCl3 में निकलते Al3 प्लस और 3 Cl माइनस, इसके आई की वैल्यू 4 होती है, बिकॉज में पार्टिकल 4 गुना हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में। मैं 1 मोल NaCl डालूं या 1 मोल AlCl3 डालूं तो इसके पार्टिकल दुगने होंगे, उसके पार्टिकल 4 गुना हो जाएंगे। तो अगर कंपैरिजन करा गया ना, तो जितना इसमें एलिवेशन था, अगर 1 मोल AlCl3 डालूंगा तो 4 गुना बड़ा एलिवेशन आएगा। तो जो जितने पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है उसका एलिवेशन उतना ही बड़ा मिलता है। तो वेंटॉप ने यही कहा कि फॉर्मूले में बस ज्यादा कमी नहीं, इस फॉर्मूले को बस आप ऐसा कर दीजिए कि डेल्टा टीवी बराबर में कर दीजिए आई के लिए। सिमिलरली यहां पर बात कर दीजिए कि जितना जो सोल्यूट आके टूटेगा वो उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिप्रेस करेगा। अगर 1 मोल ग्लूकोज देंगे तो कम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और 1 मोल NaCl लेंगे तो स्प्लिट होकर पार्टिकल्स उसको फ्रीज होने में और दिक्कत करेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी और डिप्रेस हो जाएगा। तो यहां पर भी उन्होंने आई फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूले में बस एक चेंज करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। और इसमें बस एक बात याद रखिएगा कि पैरामीटर्स कौन क्या कहना चाह रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलिवेशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। फिर ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट भी किस नेचर का है, उसी हिसाब से एलिवेशन आता है। दूसरी चीज, किस तरह का सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट ऐसा है जो अंदर जाके स्प्लिट होता है तो आई कुछ होगा, उससे डबल एलिवेशन भी हो सकता है। और अगर हमारा सॉल्यूट ऐसा है जो ब्रेक नहीं होगा तो एलिवेशन के लिए आई की वैल्यू 1 ले लेंगे, जितना एलिवेशन होना चाहिए था उतना ही एलिवेशन मिलेगा भाई। तो इस वेंटॉप फैक्टर पे ना इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। बात ये है कि इसके ऊपर बातें ना पूरी तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट क्या नहीं हुई वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आपको जितना पढ़ाया गया यहाँ तक का तो पढ़ना ही पड़ना है, इतना जरूरी है। कुछ बातें और ऐड करूंगा जो बतानी है, लेकिन वो बाद में ही बताऊंगा वेक्टर फैक्टर की। लेकिन ये फॉर्मूला अब बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बकायदा चाहे कॉल करेंगे, चाहे व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। लेकिन ये 2 टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स पे आते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। 2 टॉपिक साथ में करे हैं इसलिए थोड़ा लग सकता है कि टाइम लग गया हो, लेकिन दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं अभी हमारे। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं और 1-2 बात में बताता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। वेंटॉप फैक्टर मेरे हिसाब से क्लियर है। 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल NaCl, तो मोल सेम है, मास ऑफ सॉल्वेंट सेम था, के भी सेम था क्योंकि सॉल्वेंट सेम था। तो एलिवेशन सेम नहीं मिला, इसमें एलिवेशन दुगना मिला। तो उनको रीजन समझ में आ गया कि भाई इसमें एलिवेशन दुगना इसलिए मिल रही है, इसमें 3 का एलिवेशन आ रहा है, इसमें 6 का एलिवेशन आ रहा है। इसमें
3 गुना एलिवेशन आ रहा है, मतलब इसमें 3 का एलिवेशन, 6 का एलिवेशन, 9 का एलिवेशन, 9 डिग्री सेल्सियस का, बल्कि तीनों में एक मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो रीजन पता लगा कि भाई ये स्प्लिट नहीं होता, ये जाके दुगने हो जाते हैं, ये जाके तिगने हो जाते हैं, इसलिए 3 गुना एलिवेशन है। इसलिए आई की वैल्यू को डिसाइड कर जाएगा कि इसके लिए 1, एसओ के लिए 2, एसओ के लिए 3। तो आपका आंसर, क्योंकि इसकी तो कैलकुलेशन आपको पता ही है, 3 आ रही है, इसके लिए 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी, इसके लिए 3 आ जाएगी स्प्लिट होने पे तो 9 आ जाएगा एलिवेशन, अपने आप फॉर्मूला सही काम करेगा। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई के बी बना देगा, और इधर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको ध्यान से वर्क करना है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, सुनाओ। तो अब ना बात एक जगह पे आके रुकती है, वो बात जरा देखिए क्या है कि जो भी हमने पढ़ा ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई सोल्यूट का डाल देने से सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, लेकिन इससे कुछ फायदा तो होगा ना। तो इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है इस कंसेप्ट को पढ़ने का। मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूट है जिसका मुझे मोलर मास नहीं पता, लाइक मैं बात करता हूँ कि आपको C6H12O6 इसका तो मोलर मास पता है। आपको कैसे पता है इसका मोलर मास? क्योंकि आपको पता है कि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का 72 हो जाएगा, प्लस में 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन हो जाएगी, तो हमारे हो जाएगा 96 हो जाएगा अपना 108 180 करके इसका मोलर मास हो जाता है। सबको पता है भाई, ग्राम पर मोल करके लगा देंगे यूनिट इसकी, आता है ना। लेकिन कुछ सोल्यूट मान लो ऐसा है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता। कोई सोल्यूट ऐसा है, मान लीजिए सपोज यही था, इसका फॉर्मूला नहीं पता, आप इसका मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं। सपोज कोई सोल्यूट है, तो मुझे एक बात बताइए, ये वाटर था मेरा, वाटर का मुझे बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू इज 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसके अंदर में कोई सोल्यूट डाल दिया, अननोन सोल्यूट, मुझे नहीं पता कि ये सोल्यूट कौन सा है, अननोन सोल्यूट मैंने डाल दिया, कुछ डाल दिया अमाउंट उसका। तो जब मैं सोल्यूट को डालूंगा तो सोल्यूट का मुझे मास तो नोन होगा ना भाई, मैंने कितना डाला वो सोल्यूट, मैंने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, मुझे मास तो पता होगा ना। मैंने सोल्यूट को डाल दिया इसके अंदर, जब मैं सोल्यूट को डाल दूंगा तो मैंने फिर से इसको बॉईल करा और बॉईल होना किसी टेम्परेचर पे आके स्टार्ट हुआ, तो वो टेम्परेचर भी मैं नोट कर सकता हूं, मतलब कि मुझे टीवी भी निकालना आता है। देखिए टीवी नोट निकल सकता है, टीवी भी निकल सकता है, बिकॉज ये कितने बॉईल हो रहे हैं नोट कर लो, ये सोल्यूट मिला देने के बाद कितने में बॉईल हो रहा है वो नोट कर लो, दोनों को नोट कर लिया। अब फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू में क्या होता है आई के बी एम, और एम को मैं लिख देता हूं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सिंप्लिसिटी पर्पस में लेके चल रहा हूं कि ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ब्रेक नहीं होती है। तो मुझे एक बात आना, पहले वाटर का तो मुझे पता है टीबी नॉट कितने, मैंने उसमें 2 चम्मच क्या डाली, 2 चम्मच मैंने कुछ चीनी या 2 चम्मच मैंने कोई अननोन सॉल्यूट डाल दिया, फिर मैं बॉईल करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा भी बॉईल होगा, 100 से ज्यादा बॉईल होगा, तो ये भी निकल जाएगा बॉईल कितने को नोटिस कर लूंगा मैं, कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, तो अगर ये दोनों कैलकुलेट हो गए टीबी नोट और टीबी, तो ये आगे डेल्टा टीबी, क्योंकि डेल्टा टीबी आप जानते हैं, डेल्टा टीबी का मतलब होता है टीबी माइनस टीबी नोट, तो ये पता है तो ये आ गया, ये आ गया भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई मुझे पता लग गया भाई 1 है, केबी इस सॉल्वेंट का अपना जो कांस्टेंट आप सर ये कैसे पता लगेगा, तो इसका ना अपना एक फॉर्मूला होता है, इसको कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, उसके बारे में डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, तो इनका अपना मेथड है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हालांकि किस तरीके से काम करता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। केबी कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट्स का पता लग जाता है। ओके, हर एक सॉल्वेंट का अलग होता है। मास ऑफ सॉल्यूट, आप जितना सॉल्यूट डालेंगे वो तो आपको पता होगा ना कि कितना सॉल्यूट डाला, 2 चम्मच सॉल्यूट डाला, उसका मास मेजर कर लेंगे, 30 ग्राम में 50 ग्राम 60 ग्राम कुछ भी, मास ऑफ सॉल्यूट पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना पानी लिया है वो पता होगा, जब ये पता है कि कितने पानी में डाला है, कितना सॉल्यूट डाला है 2 चम्मच ये पता है, केबी कांस्टेंट पता है, आई पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डेल्टा टीबी कितने ये मैं पता लगा सकता हूँ, टीबी नॉट और टीबी कैलकुलेट करके। तो इससे क्या पता लग जाएगा, इससे पता लग जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो ये चीज अननोन है ना ये पता लग जाएगी। तो ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना जो हम सीख रहे हैं, ये काम आती है किसी भी एक अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे, दीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज
these colligative properties are used to find the molar mass of unknown molar mass of a solute। एक solute का unknown molar mass को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। These colligative properties are used to find the unknown molar mass of a solute। एक solute का molar mass अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वही टॉपिक, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर। ओके, तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और कि हम केबी की यूनिट को भी नहीं पढ़े, हमने केबी की यूनिट को नहीं पढ़ा जो मैंने वहां लिखी है, तो बहुत सिंपल सी यूनिट आप बहुत देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो आपको एक बात पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, आई के बी एम, वेयर एम इज द मोलैरिटी। अब मुझे बताना जरा केबी किसके बराबर है, तो केबी बराबर आ रहा है डेल्टा टीबी अपॉन में आईबीएम, आई एम सॉरी। तो बताइए जरा क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज अ चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस डिग्री सेल्सियस माइनस दिस डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको याद रहे कि जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है ना, इट इज केल्विन, तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे, उसको केल्विन में चेंज करेंगे, फिर निकालेंगे चेंज। अच्छा, एक बात और, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये मान लेते हैं 103 डिग्री सेल्सियस आया, तो एलिवेशन की वैल्यू कितनी आई, तो एलिवेशन की वैल्यू आई 3। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करके करूंगा तो कितना चेंज आएगा, तो अगर मैं इसको केल्विन में करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373.15 केल्विन, और 103 का हो जाएगा 376.15 केल्विन। डिफरेंस में फिर निकालूंगा, फिर भी डेल्टा टीवी 3 ही आएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि चेंज हमेशा, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकाल लें चाहे केल्विन में निकाल लें, सेम ही आएगा। चेंज हमेशा सेम आएगा, वैल्यूज में भी डिफरेंट, बट चेंज जो डेल्टा टीवी आने ना सेम आना है। इसे चाहे आप सेल्सियस में सॉल्व कर रहे हैं चाहे केल्विन में आप चेंज सॉल्व कर रहे हैं, चेंज की जो वैल्यू आएगी ना वो सेम आएगी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा यूनिट के तौर पर आपको हमेशा इसको केल्विन में लेना चाहिए। तो केल्विन में ये कितना आएगा, तो चेंज हमेशा, जैसे कि आप बोलेंगे कि डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी, दिस इज टीबी माइनस में टीबी नॉट, समथिंग दिस केल्विन माइनस दिस केल्विन, रिजल्ट इज आल्सो इन केल्विन। तो ये चीज आएगी केल्विन में। केल्विन आई कांस्टेंट है, नंबर है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 है, NaCl है तो 2 है, MgCl2 है तो 3 है, तो वो अलग चीज है, नंबर इसकी कोई यूनिट होगी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की यूनिट बहुत सिंपल सी है, मोल्स पर केजी, मोल पर केजी, पर केजी नीचे जाएगा, पर केजी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ध्यान से देख लीजिए, ये है यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी है केल्विन, ऊपर जाएगा केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, इसलिए यहां पर लिखा हुआ केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से हम फिर से। तो क्वेश्चन हमारा ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। मैंने आपको कहा था लगभग 80 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। तो बेंजीन हमारे पास है, ये एक प्योर सॉल्वेंट है, मान लेते हैं बेंजीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 353.23 केल्विन। एक सिंपल सी बात है कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, तो आप बोलते हैं कि वो है टीबी नॉट। तो टीबी नॉट है 353.23 केल्विन। ओके, फिर कहता है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें कितना 1.80 ग्राम एक सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड किया जाता है, और बेंजीन का जो वेट उसने बताया, वजन मास जो उसने बताया कि 90 ग्राम बेंजीन है, 90 ग्राम बेंजीन है। 90 ग्राम बेंजीन मतलब कि मास ऑफ बेंजीन आपको बता दिया उसने। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। तो पता लगा कि भाई अब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हो गया। आपको पता है कि जो सॉल्वेंट का होता है वो टीबी नॉट होता है प्योर फॉर्म में, और जो सॉल्यूशन का होता है वो इतना होता है। एलिवेशन आया था बॉइलिंग पॉइंट में, देखिए एलिवेशन आ गया, कुछ इतने सॉल्यूट पर डालने से एलिवेशन आ गया। 1.80 मैंने डाला, 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डाला तो इतना एलिवेशन आ गया। लेकिन मोलर मास बताइए सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट एक्चुअली कौन सा सॉल्यूट है, इसका मोलर मास कितना होगा, और केवी फॉर बेंजीन आपको दे देगा, बेंजीन का केवी इतना होगा। केवी को मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से एक बात समझाऊंगा केवी के बारे में, कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनेगी। भले वो डेफिनेशन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और इलैबोरेट करके बताऊंगा। अगर आज की क्लास में सारी चीजें बताई तो शायद थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट की वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनेगी, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एक दो बातें हैं, ग्राफ इसके रहते हैं, वो नेक्स्ट में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। तो 1 पॉइंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से, कि पहले बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, उसमें 1.80 ग्राम सॉल्यूट डाला, 90 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट अब इतना हो गया, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। तो मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, केबी इतना है। तो आप सीधा अपने फॉर्मूले पे आ जाइए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी, और यहां आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन में
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप ध्यान देंगे ना, दिस इज केजी, तो एलिवेशन कितने का आया? तो एलिवेशन हमेशा बता रखते हैं टीवी माइनस टीवी नॉट से, तो एलिवेशन तो आ जाएगा 354। अगर आप ध्यान से इसको लिखें, दिस वैल्यू इज 354.11 माइनस में 353.23, दिस इज एलिवेशन टीवी माइनस टीवी नॉट, दिस इज एलिवेशन आई। अगर कुछ ना दिया जाए ना क्वेश्चन में कि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानना है। कुछ नहीं दिया गया तो हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हुए आई की वैल्यू को 1 लेंगे। अगर NaCl होता तो 2 लेता, MgCl2 होता 3 लेता, AlCl3 होता 4 लेता, वो डिपेंड करता उस पर। मैंने कहा वाइंड ऑफ फैक्टर और अभी आगे करेंगे, ये जितना अब तक बताया गया उसके हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। Kb कितना? 2.53। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? तो मास ऑफ सॉल्यूट जो डाला गया वो है 1.80। ध्यान से देखिए, तो मुझे डेल्टा टीवी पता है, मुझे आई पता है, मुझे केवी पता है, मुझे सॉल्यूट कितना डाला वो मुझे पता है, कितने सॉल्यूमेंट में डाला ये मुझे पता है, मुझे मोलर मास निकाल, सारी वैल्यूज तो दी गई हैं, निकल जाएगा। मोलर मास के लिए मैं m ले लेता हूं, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 90 ग्राम इन केजी लूंगा तो 0.090 केजी, 0.090 केजी या 0.09 ले लीजिए, बात एक ही है। तो अब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.23 है आपका, 353.23, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.88 इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 डिवाइड बाय m इंटू में 0.090। सो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.53 इंटू 1.80 डिवाइड बाय 0.88 इंटू 0.090, एंड यू कैन कैलकुलेट बाय दिस। तो इसको आप फिर बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन यही आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेन क्या है ना, आज की क्लास के अंदर आपको इन दोनों टॉपिक्स, बिकॉज ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक्स की क्या क्या बातें समझ में आनी चाहिए, दोनों टॉपिक्स का थ्योरी पोर्शन समझ में आना चाहिए। व्हाई देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड सम सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, एंड व्हाई देयर इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड सम सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों आया और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आया। पहली बात तो थ्योरी समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों के फॉर्मूले में डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ का क्या मतलब है। इसमें डिप्रेशन आया, उसमें एलिवेशन आया, तो इसमें एलिवेशन कितने का आया? टीवी माइनस टीवी नॉट, उसमें डिप्रेशन कितने का आया? टीएफ नॉट माइनस में टीएफ, ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद पता लगना चाहिए कि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की। हायर द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हायर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, हायर द एलिवेशन और हायर द डिप्रेशन। दूसरी बात फिर सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, और तीसरी चीज की सॉल्यूट का नेचर कैसा है, मे बी इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हिच इंक्लूड्स द वाइंड ऑफ फैक्टर इन द फार्मूला। सो ये सब बातें करी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक के अंदर ना कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे कि इन दोनों के एक छोटे छोटे ग्राफ हैं, 5-10 मिनट के हैं, वो ग्राफ रह गए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे और कराने थे इसी तरह के, वो रह गए हैं। दूसरी चीज बस यही 2 बातें रह गई हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं और अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे। केवी और केव के बारे में थोड़ा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितना आज कराया गया ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए भाई। कितने पे आप काम करिए, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। और ऐसा करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये क्वेश्चन है आपका एक फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कि अगर 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम पानी के अंदर मिला देते हैं तो ये सॉल्यूट हो गया। इतने सॉल्यूट को इतने ग्राम पानी के अंदर मिला रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मांग रहे हैं, मतलब डेल्टा टीएफ आपसे पूछा गया है, और इसके बाद पूछा गया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टीएफ कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेसिकली, और क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। पानी दिया हुआ है 600 ग्राम और इसके अंदर हमने डाला है 45 ग्राम आपका सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है आपको, मोलर मास आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्मूले से पता लग जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, केबी आपको पता है, केबी यहाँ पर केएफ यूज हुआ है एक्चुअली, केएफ आपको दिया हुआ है, I1 लेंगे, अगर नहीं दिया है तो डेल्टा टीवी कैलकुलेट हो जाएगा, और डेल्टा टीवी अगर कैलकुलेट या डेल्टा टीएफ अगर कैलकुलेट हो गया तो आपको टीएफ नॉट या टीएफ भी पता लग जाएगा। एक बात और भाई, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना करी ना, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है ना, ये बात इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई बताए चाहे ना बताए, आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा टीएफ नॉट। सिर्फ वाटर का पता होना चाहिए, बाकी को याद मत रखिए। वाटर का तो एटलीस्ट पता होना, बेंजीन का नहीं याद रखना हमें। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज टीएफ नॉट, वाटर है प्योर, तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। या इसको अगर मैं केल्विन में लिखूंगा तो इट इज 273.15 केल्विन। ये याद ही होना चाहिए, कोई क्वेश्चन में दे चाहे ना दे, याद रखिए, इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक ये जरूर याद रखिए, दैट इज, इसको मैं बोलूंगा टीबी नॉट, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोलूंगा मैं 373.15 केल्विन, ये चीज बोलूंगा भाई। तो ये आपको ना एटलीस्ट ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए, टीबी नोट और टीएफ नोट याद होनी चाहिए वाटर का। अगर वाटर सॉल्वेंट है ना तो ये वैल्यू बिन बताए आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा भाई। आंसर आपको निकालने हैं, आंसर मैं आपको बता के चला जाता हूं, जो आपके आंसर इसके आने चाहिए। इस डेटा टीएफ का आंसर आपका आना चाहिए 2.25 केल्विन, और जो आपका टीएफ आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 270.90 केल्विन। ये आपके फाइनल आंसर इसके आने चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप ये आंसर निकाल पाते हैं सो देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, ओके।